जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत ने लिख दी है एविएशन हिस्ट्री की एक नई कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, इंडिया इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर अ फुल फ्लेजेड सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड दैट टू इन कोलैबोरेशन विद रशिया। एचएएल और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिलकर बना रहे हैं SG-100, एक गेम चेंजर कहा जा रहा है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये पार्टनरशिप भारत के लिए आत्मनिर्भर एविएशन ड्रीम का गोल्डन टेक ऑफ है, या हम इसको जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये कितना अहम साबित होगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड फॉर द वेस्ट। तो ये इस पूरे मुद्दे को आज हम चर्चा में शामिल करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, बड़ा ये डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है इंडिया और रशिया के बीच में जो एविएशन पार्टनरशिप है। इससे क्या समझना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है फॉर द अमेरिका एंड वेस्ट? देखिए अंबर जी, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, भारत रशिया से SU-57 नहीं खरीदे, पर हम्म, भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रशिया के साथ दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। पहले हम्म, हमने उनके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग के लिए हमने करार किया। फिर भारत वहां पर रशिया के अंदर यूरिया प्लांट बना रहा है ताकि जो हमारा डिपेंडेंस है चाइना से वो कम हो जाए। उसके बाद रशिया ने कल हमको ऑफर किया है कि हम ब्रह्मोस 2 का जो उत्पादन है और जो यहाँ पर ब्रह्मोस 2 की टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए भारत को टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। आज हम्म, एक तरह से एक पाथ ब्रेकिंग एक तरह से न्यूज आया है, जिसमें भारत की जो अग्रिम पब्लिक सेक्टर कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की कंपनी जो है UAC के साथ साइन किया है कि भारत के अंदर स्वदेशी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको बनाया जाएगा। ये एक तरह से बहुत ही बड़ा एक तरह से मॉन्यूमेंटल शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि हम्म, भारत का जो एविएशन मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले साल का डेटा आया था कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स थे दे वर हम्म, 153 मिलियन, और हम्म, भारत ने बोइंग और एयरबस को कम से कम दोनों ने को मिलके 1200 प्लेन का कुछ ऑर्डर दिया है। तो कहीं ना हम्म, कहीं देखिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे पहले अमेरिकन कंपनीज को और यूरोपियन कंपनीज को जा रहे थे, अचानक आप ये देखिए एक तरह से ये एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी का गवर्नमेंट का। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है सुकोई जेट 100। तो कहीं ना कहीं जिसका जो नाम के अंदर ही बताया जाता है कि इसकी जो कैपेसिटी होगी 75 to 100 पैसेंजर्स के अंदर होने वाली है। इस जो जेट है जो बनाया जा रहा है भारत के अंदर बनाया जाएगा, उसका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा, ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा, सप्लाई का लोकलाइजेशन होगा। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज है जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और रिलायंस की कंपनीज को उनके पार्ट्स बनाने के लिए एक तरह से स्वतंत्र रहेंगे। भारत एक तरह से विश्व के अंदर MRO हब बन जाएगा। और ये भी देखिए ना कि ये जो रशियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ये इनकी जो अराउंड 200 नंबर जो है वो ऑलरेडी एक तरह से विश्व के अंदर उड़ रहे हैं, और 16 देशों के जो एयरलाइंस हैं इसको यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये वेस्टर्न सैंक्शन से एकदम ही फ्री होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो कोई भी पार्ट्स के लिए रशिया डिपेंडेंट नहीं है ऑन द वेस्ट। तो रशियन सैंक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अम्बर जी, इस जो ये जो एयरक्राफ्ट है एक तरह से भारत के अंदर उड़ान स्कीम जो आई थी जिसके अंदर टायर 2 और टायर 3 के जो टायर 2 और टायर 3 के बीच में जो हवाई सेवाओं को एक तरह से प्रचलन बढ़ाने की बात है, उसको लिए ये मददगार साबित होगी, क्योंकि ये जी, एयरक्राफ्ट छोटे हैं ना, तो ये छोटे से रनवे में भी उतर सकते हैं। तो कहीं ना जी, कहीं आप देखिए दिल्ली से लेके अगर रांची जाना पड़े या दिल्ली से लेके आसाम के कोई छोटे से शहर के अंदर एयरपोर्ट है उधर जाना पड़े, वहां पे बड़े एयरक्राफ्ट का जो हमको कैपेसिटी मिलेगा नहीं। ये जो छोटे एयरक्राफ्ट रहेंगे
इससे क्या होगा, भारत के अंदर उड़ान सर्विसेज बढ़ेगी, देश के अंदर इनकम लोगों की बढ़ेगी, जॉब जनरेट होगा, भारत के अंदर एक एवियोनिक्स इकोसिस्टम बनाया जाएगा। और कहीं न कहीं आप ये देखिए कि एक तरह से वेस्ट को हम डायरेक्टली चैलेंज करेंगे और एयरबस जी। और बोइंग को एक रोमेश बहुत जी, बड़ा एक जो झटका। सवाल मैं इसी से रिलेटेड यहाँ पर जानना चाह रही थी आपसे कि जो एचएएल और रशिया के बीच जो कोलैबोरेशन है, इससे क्या भारत को ग्लोबल एविएशन मैप पर एक नई पावर बनने का मौका मिल रहा है या मिलेगा? देखिए, भारत एक तरह से उन्होंने जो पॉलिसीज़ अभी जो भारत लेके आया है, वहाँ पर भारत ने कुछ दिन पहले दसॉल्ट ने बोला था कि वो अपना जो पैसेंजर लग्ज़री एयरक्राफ्ट है, वो भारत में बनाएगा रिलायंस के साथ। और अब आप देख रहे हैं देश के अंदर पैसेंजर एयरक्राफ्ट, नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट 100 नंबर्स जो 100 पैसेंजर्स के लिए रहेगा और जिसकी जो मतलब 2 डेस्टिनेशन के बीच में 3.5 से 4,000 किलोमीटर के बीच में ये चल सकेगा। तो ये एक तरह से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होने वाला है। भारत देखिए एक और एक चीज़ नोट करिए, 2040 तक हमारी जो हवाई सेवाएँ यूज़ करने की जो क्षमता है, जो प्रोजेक्शंस है, वो बताया जाता है 3 से 4 गुना बढ़ने वाली है। तो कहीं न कहीं देश के अंदर हमें ये स्टेप तो लेना ही था। और एक और एक चीज़ देखिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहले इसको समझा जाता था कि ये डिफेंस कंपनी है। अब हुँ, कुछ दिन से आप देखिए कि पहले 3-4 महीने पहले इन्होंने जो लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स है, उसकी जो लॉन्चिंग है वो चालू कर दी है और अब वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट पे भी उतर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि भारत के अंदर एक तरह से एक नया एक और एक और एक चीज़ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 12 आर-एन-डी सेंटर्स है और उनके पास 21 ऐसी फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी सेटअप ऑलरेडी है और 1987 तक आप आप जान के हैरान होगी, भारत खुद का पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाता था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1987 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो कहीं न कहीं मोदी सरकार जो पुरानी हमारे पास देखिए उस समय अगर कांग्रेस सरकार ने इसको बंद नहीं किया होता, इसको परस्यू किया होता, तो आज हम एवियोनिक्स के सेक्टर में हम विदेशों पे डिपेंडेंट नहीं रहते। देश के अंदर इकोसिस्टम बन गया होता। जी, तो सबसे पहली बात तो थोड़ा-सा हम उस सिस्टम पे मैं बात करूँगी जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि एस-100 जो है, ये देसी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अगर हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसका एक माइलस्टोन साबित ज़रूर हो सकता है और उड़ान स्कीम की भी आपने बात की थी कि किस तरह से अगर हम एस-100 की बात करते हैं, तो किस तरह से ये रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट कर पाएगा और उसमें कितना ये मददगार साबित होगा। देखिए रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जो एयरक्राफ्ट की साइज़ होती है, वो 75 टू 100 होना पड़ता है और ये जो एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी है। क्योंकि अगर आपको रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको कॉस्ट कम कर रखने पड़ेंगे। तो हुँ। एफिशिएंसी भी ज़रूरी है। सेकंड इसके अंदर कोई भी अभी दुर्घटना की कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। आपने बोइंग के हमने अहमदाबाद क्रैश देखा था, वैसा कुछ भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। और सेकंड एक और एक चीज़ देखिए जब एचएएल जब कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा कुछ लेता है, तो उसकी जो वो सारे मापदंड एक तरह से सेफ्टी मापदंड जो है, उसको फॉलो करता है। तो भारत के जो ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर लोगों का एक तरह से विश्वास बना रहेगा। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत आज की डेट में एक तरह से विश्व स्तर पे एक तरह से सिर्फ कंज्यूमर नहीं, एक तरह से हम उपभोक्ता नहीं, हम एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हर भारतीयों को इसके ऊपर गर्व होने की ज़रूरत है। अम्बर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है रमेश कि जी तो फिर ये कह सकते हैं कि जो ये डील है, वो एयरबस और बोइंग जैसे जो ग्लोबल जायंट है, उनके लिए एक नया कॉम्पिटिशन खड़ा करने वाली है। देखिए, मैं वही बता रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने यही बोला था कि अमेरिका चाहता है कि हम रशिया से कुछ नहीं करें। पर धीरे-धीरे हर दिन हम कुछ ना कुछ नया अपडेट लेके आ रहे हैं। कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि जो अमेरिकन कंपनीज़ है बोइंग और एयरबस, उनको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि जब हमारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनना चालू हो जाएगा, तो हम वो बड़े हुँ। पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बना पाएँगे।
और बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना लेंगे तो हम एक तरह से डायरेक्टली हिट करेंगे बोइंग और एयरबस को। इससे अमेरिका एक तरह से तिलमिला जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि अभी अमेरिका कुछ बोलेगा नहीं। अमेरिका को भी समझ में आता है कि भारत के अंदर एयरक्राफ्ट का अभी सिर्फ करार हुआ है, बनने के लिए कम से कम 5-7 साल लगेंगे और उसके बावजूद भी एक तरह से टाइम लगने वाला है। ये देखिए ये एक तरह से ये 1 दशक के प्रोग्राम है। इसको इमीडिएटली इसका बेनिफिट आप नहीं मिल सकते। आप इसका शायद बेनिफिट फर्स्ट बेनिफिट 2032 या 2033 में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सुखोई का पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर ट्विन इंजन लगे हुए हैं। सारे सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर टेस्टेड है और आज तक कोई भी दुर्घटना का इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो कहीं न कहीं आप ये समझ लीजिए हम इस पे विश्वास कर सकते हैं और भारत सरकार ने भी इसका सेफ्टी रिकॉर्ड देखकर इसको फाइनलाइज़ किया होगा। उमेश जी, हम क्या ये कह सकते हैं कि अब भारत को फाइनली अपना सिविल एविएशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मिल रहा है? और साथ ही साथ एचएएल की बात करें, तो एचएएल जैसी जो हेवी डिफेंस कंपनी है और वो सिविल एविएशन मार्केट में कितनी सस्टेनेबल होगी? देखिए कोई है ही नहीं अभी भारत के अंदर। तो एचएएल तो एक तरह से कंप्लीट मोनोपोली रहने वाली है और एचएएल जो है, भारत की जो एयरक्राफ्ट है, जो इंडस्ट्री है, जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एचएएल को ही प्रमोट करने वाली है। और एचएएल एक तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कि आप उसका फ्यूजलाज बनाओ, आप इसका रेडार बनाओ, आप इसका एवियोनिक्स बनाओ, आप इसके सिस्टम्स बनाओ। तो कम से कम आप समझ लीजिए ये जो एयरक्राफ्ट बनेगा, इसके अंदर कम से कम ये मेरा मानना है 1000 लोग, 1000 एमएसएमईज और एसएमईज या कॉर्पोरेट इनके इसके अंदर डेवलपमेंट में रहेंगे और भारत को कम से कम 200 प्लेन चाहिए। तो कोई हुँ। बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट अगर पूरा रीजनल कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेशनल रूट भी अगर हम देखा जाता है, तो बात हो रही है 350 एयरक्राफ्ट की। तो कहीं न कहीं इससे पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है और हुँ। जब भारत के अंदर एयरक्राफ्ट बनना चालू होगा और इसको एक्सपोर्ट होगा, तो एमआरओ के लिए भी भारत ही आएगा। तो कहीं न कहीं या और भारत के अंदर जो एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्री है, उसको भी एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। हमारी गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी ये काम चल रहा है। तो अमर जी इसके मल्टी सेक्टोरल फायदे हैं, मल्टी सेक्टोरल एडवांटेज है ड्यू टू दिस। जी। अब एक तरह से आप देखिए देश के अंदर हमारे इंजीनियर्स को जॉब मिलेगा, हमारे एमएसएमईज जो इनके प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो अपस्किलिंग होगा, वो एक तरह से नई सोच और नई टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन करेंगे। भारत के अंदर ही पूरा सप्लाई जो है लोकलाइज होने वाला है। और एक और एक चीज है, रशिया पूरी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार है, कोई भी इसके अंदर कोई अड़ंगा नहीं डालेगा और रशिया के साथ हम भरोसा कर भी सकते हैं। रशिया ने हमें S-400 देने को वादा किया है, S-500 देने को वादा किया है, सुखोई 57 देने का वादा किया है, ब्रह्मोस देने का वादा किया है, ब्रह्मोस 2 और भी नए राइफल्स दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं रशिया इज़ इंटरेस्टेड टू पार्टनर विद इंडिया। और एक और एक चीज़ है, अमेरिका और चाइना की ट्रेड डील होने वाली है। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि अमेरिका चाइना के ऊपर शर्त रखेगा कि आप रशिया को सपोर्ट मत करिए। इस दौरान आप ये देखेंगे कि रशिया और इंडिया साथ में आ रहे हैं और रशिया भारत को S-500 भी देने को तैयार है, जो उसने चाइना को भी नहीं दिया है। अब ये चीज़ एक तरह से स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलैटरल पार्टनरशिप के थ्रू हम बढ़ रहे हैं। और अभी जो न्यूज़ आ रहा है, भारत का जो एविएशन सेक्टर है वेरी मच प्रॉमिसिंग है और यहाँ पर एक तरह से बहुत बड़ा मार्केट भी है, रशियन टेक और भारत का इन्वेस्टमेंट। तो एक तरह से विन-विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ के लिए। लेकिन अगर हम इस पूरी डील की बात करें, जो भारत और रशिया के बीच में ये डील है, इससे जब भारत की ऑलरेडी जो वेस्ट है उसके साथ जो रिलेशंस है वो सेंसिटिव चल रहे हैं और कितना नुकसान या रिश्तों में हम खराबी इस डील के चलते आते हुए देख सकते हैं? देखिए, एक तरह से कैपिटलिज़्म में बोला जाता है कि आप सबको अलाउ होता है कम्पीट करने का। तो हुँ। वेस्ट एक तरह से भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता क्योंकि उनकी खुद की इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा। सेकंड, भारत उस सेगमेंट में जा रहा है जहाँ पे वेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। जो वेस्ट की जो कंपनीज़ है, बोइंग और एयरबस, वो बड़े एयरक्राफ्ट बना रहे हैं।
ये जो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं 100 सीटर के अंदर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही दूसरा मार्केट है। और भारत के अंदर अगर आपको ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर आपको हवाई सेवाओं को आकर्षित बनाना है, तो आपको 100 सीटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जिसकी जो प्रोडक्शन है HAL 2027 में स्टार्ट करेगा। लेकिन उमेश जी, अगर क्या ये कह सकते हैं कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबूत है, या फिर ये कहें कि एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट? देखिए, आपने दोनों चीज बोल दिया, ऑटोनॉमी भी है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग भी है। तो भारत तो सब जगह पे बोलता है कि जिसको आना है आ जाओ, हमारे साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करो, भारत के अंदर बनाओ, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, कंज्यूम इन इंडिया एंड देन एक्सपोर्ट अब्रॉड। तो भारत का सीधा मॉडल है। देखिए, ये जो मॉडल है ना कि हम बाहर की कंपनीज को बुला रहे हैं टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन के लिए, लोकलाइज प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई लोकलाइजेशन के लिए, फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, देन फॉर एक्सपोर्ट। तो ये जो मॉडल है सब लोगों को करना ही पड़ेगा, भले ही वो डिफेंस में हो, वो एवियोनिक्स में हो, भले स्पेस में हो, भले सेमीकंडक्टर्स में हो, सब जगह भारत के अंदर यही काम हो रहा है। और ये जो फॉर्मूला है, मोदी जी का फॉर्मूला है, ये कोई भी बीट नहीं कर सकता। ये एक तरह से भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो स्ट्रेंथ है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है। और इस कंजम्पशन के अंदर देश के अंदर जब इकोनॉमी ऐसे सनराइज सेक्टर देश के अंदर अगर इंडस्ट्री लगना चालू होता है, तो यहाँ भी इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट मिलता है, टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, जॉब्स को बूस्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हम खुद ही अपनी जॉब जनरेट कर सकते हैं, हम खुद ही अपना एक तरह से अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये जो मॉडल है कोई भी कंट्री नहीं कर सकता, इवन चाइना नहीं कर सकता। तो दिस इज द रीजन एवरीबडी वांट्स टू बी इन इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू ओपन अ प्लांट इन इंडिया। और इसके लिए ये बातचीत चल रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है शर्त उनके हिसाब से हो। भारत बोल रहा है कुछ भी करना नहीं है, आपको अगर आना है तो भारत के अंदर टेक्नोलॉजी लेके आओ तो वेलकम, नहीं तो गेट आउट, सीधी बात है। तो क्या उमेश जी, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन 2047 है, उसमें भारत एक जो सिविल एयरक्राफ्ट है वो एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन जाएगा? मेरे ख्याल से 2035 में हो जाएगा ये। मतलब आप मैं तब तक बोल 2045 रही थी, वो तो मिशन 2047 के अंदर ये सारी चीजें आ रही है ना, तब तक तो मैं ये सारी बोलता चीजें। मैं तो ये बता रहा हूँ 2027 में ये प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और आप ये देखेंगे मेरा फर्स्ट एयरक्राफ्ट शायद 2032 या 35 तक तो हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे। और आप ये भी देखेंगे कि भारत के अंदर जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट रहेगा, वो हाँ, मेरा मानना है कि हमें इसका नाम गरुड़ रख देना चाहिए। जिससे आप ये देखेंगे कि देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो अस्तित्व है, इसके अंदर झांकी है, वो इसके नामकरण में दिखना चाहिए। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैं अपना एक तरह से आई एम सजेस्टिंग माई व्यूज कि जी। ये जो एयरक्राफ्ट है, इसका या तो नाम आप रख लीजिए कुबेर के पास जो था, पुष्पक विमान, या गरुड़ रख सकते हैं। जो भी है, भारत सरकार जब जिसको जो समझ में आ जाएगा वो कर लेंगे। जी, बिल्कुल, वो तो समय बताएगा कि इसका नाम क्या होने वाला है और कैसे ये और कब तक ये भारत और हमारी दुनिया के हमारी में। आदत है ना अंबर जी की, हम बहुत आगे की पहले से ही सब चीज पहले से ही रख देते हैं। तो जी। इसी मद्देनजर मैंने सोचा है कि सजेशन भी दे देते हैं। इसका नाम अब या तो पुष्पक विमान रख दीजिए या इसका गरुड़ रख दीजिए, दोनों ही एक बट तरह से गरुड़ सही तो रहे। ऑलरेडी ऑलरेडी है, गरुड़ एयरलाइन। आप ठीक है, हम ऐसा कोई मोनोपोली नहीं है इंडोनेशिया का, हम भी रख सकते हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं है। ये तो अब ये बहुत बड़ा अपडेट है। भारत और रशिया के बीच में ये जो कोलैबोरेशन है ऐतिहासिक है, और पहली बार भारत सिविल जो एविएशन है उस इंडस्ट्री में आ रहा है, और ये ऐतिहासिक लम्हा है। और उमेश जी, आप इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए अ, शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी।